सिमेट्री के बाद हाउ मेनी सर्कल्स पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स और 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के बाद अब हमारा शुरू हो जाता है मेन चैप्टर। अब ये पुरानी वाली 9th आ गई, अब तक जो थी वो नई वाली 9th थी, अब ये पुरानी वाली 9th आ गई। अब ये नॉर्मल चैप्टर बन गया मेरे लिए, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। कॉर्ड्स एंड द एंगल्स दे सबटेंड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ कॉर्ड। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाए करते हैं, ये ए और ये बी। तो ए बी इज अ कॉर्ड। अब ये इस सर्कल का सेंटर, और जब कॉर्ड के एंड पॉइंट्स मैंने सर्कल के सेंटर से मीट कर दिए तो एंगल पे, सेंटर पे एक एंगल बना, तो इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। वर्टेक्स कहां पे थी? सेंटर पर। और एंड पॉइंट्स क्या थे उस एंगल के? कॉर्ड के एंड पॉइंट्स। तो जब कॉर्ड्स के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो सेंटर पे एक एंगल बनता है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा। तो यही तो पूछा, व्हाट इज द कॉर्ड। तो लाइन सेगमेंट्स whose endpoints lie on the circle are known as chords, or diameter is the longest chord, which I have already discussed with you. सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड डायामीटर कहलाती है बेटा। ये लो, है ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है। और जब किसी भी कॉर्ड के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। नेक्स्ट, थ्योरम 2, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो जब उनके एंड पॉइंट्स को सेंटर पे ज्वाइन करूंगा तो वो जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे वो भी इक्वल होगा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, गिवन दो कॉर्ड हैं बेटा, एक ए बी और एक सी डी, और दोनों की लेंथ बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू सी डी। अब सेंटर कहां है? ये राजी, ए को ज्वाइन कर दिया सेंटर से, बी को भी ज्वाइन कर दिया, सी को भी ज्वाइन कर दिया और डी को भी ज्वाइन कर दिया। ए बी जो था सी डी के इक्वल था, तो ए बी कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो एओबी था और ये सीओडी था। तो मुझे 2 प्रूव करना है, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी। नाउ प्रूफ। अच्छा, एक बात सोचना और फिर बताना, किसी भी सर्कल में कितनी कॉर्ड्स, सॉरी रेडियस हो सकती है? इनफाइनाइट।
अगर एक सर्कल है तो उसमें जितनी भी कॉर्ड बनाओगे सबकी मेजरमेंट सेम होंगी। देखो, सेंटर से लेकर सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से लेकर सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और एक कॉर्ड, सॉरी, सेंटर से लेकर सर्कल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। और एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस होती हैं, और उस सर्कल में जितनी भी रेडियस आप लोगे सबकी सब सेम होंगी। तो ओ से ए, ओ से बी, ओ से डी, ओ से सी, ये सब इक्वल आ गई। ये लीजिए। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, ए ओ बी और सी ओ डी। अब दो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। जब कभी भी मुझे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल प्रूव करने हो तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। और मेरी जो कॉन्ग्रेंसी होती है वो 5 होती हैं। पहली ट्रिपल एस, दूसरी SAS, तीसरी ASA, चौथी AAS और पांचवी RHS। टोटल ट्राइंगल्स में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। और उन 6 पार्ट्स में से मुझे कॉन्ग्रेंसी के लिए 3 पार्ट्स की जरूरत होती है। या तो दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो, या दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, या दो एंगल और उनके बीच वाली साइड, या दो एंगल और उसके साथ वाली साइड, या 90 डिग्री का एंगल हो हाइपोटेनियस और एक पेयर साइड्स इक्वल हो। प्रॉब्लम यहां ये आएगी बेटा, क्योंकि अभी आपको ट्राइंगल कराया ही नहीं और कॉन्ग्रेंसी आती है ट्राइंगल में। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अब ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अब सुनिए मेरी बात। आप देखिए, OA OC के इक्वल क्यों? OA और OC इस सर्कल की रेडियस हैं, और एक सर्कल में जितनी भी रेडियस लेंगे आप सबकी सब इक्वल होंगी। तो रीजन लिख दिया। सेम सर्कल, AB इक्वल टू CD, ये दोनों कॉर्ड गिवन थी। और OB इक्वल टू OD, ये भी बेटा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडियाई होता है। अब मैंने देखा इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इक्वल थी। ये दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। और जब दो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो तो उन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब जब एक फिगर के ऊपर आप दूसरी फिगर रखो। देखो, इस हाथ के ऊपर जब मैं ये वाला हाथ रख रहा हूं तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। देख लो, तो इस वाले हाथ ने इस वाले हाथ को एग्जैक्टली कवर किया, तो ये वाला हाथ इस वाले हाथ का कॉन्ग्रेंट है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये एग्जैक्टली कवर नहीं कर रहे, तो ये दोनों हाथ फिर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो जब एक फिगर दूसरी फिगर के एग्जैक्टली सेम हो इन शेप एंड साइज में तो वो मेरी कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहलाती हैं। और दो ट्राइंगल्स इन 5 कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय ट्रिपल एस, क्योंकि मैंने ये मेरी फर्स्ट साइड, ये मेरी सेकंड साइड और ये मेरी थर्ड साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD CPCT, और CPCT की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये लो बेटा, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके बचे हुए पार्ट, 3 पार्ट्स कॉन्ग्रेंसी के लिए चाहिए होते हैं, टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, और बचे हुए 3 पार्ट्स मेरे इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन आया कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे कॉर्ड्स, वो एंगल भी इक्वल होंगे। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नेक्स्ट थ्योरम, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड, ये पहली वाली थ्योरम का रिवर्स है। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो भी इक्वल होता है, और अगर दो कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब कॉर्ड्स आर इक्वल। ये लीजिए, ये लो O, अब मैंने ये कॉर्ड A, ये कॉर्ड B, ये कॉर्ड C और ये कॉर्ड D, A ने बनाया सेंटर पे एंगल AOB और CD ने बनाया COD, और ये दोनं एंगल्स इक्वल है, ये गिवन है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो गिवन में हो गया एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, और टू प्रूव क्या करना है, ये दोनों कॉर्ड, एक कॉर्ड ये रही बेटा AB और दूसरी कॉर्ड आ गई CD। अब मुझे क्या करना है टू प्रूव, तो तरीका वो ही, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, OA OC के इक्वल क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है, OB OD के इक्वल, ये भी सेम सर्कल की रेडियस है, तो मैंने लिख दिया OA इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये लो जी, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन, और OC इक्वल टू OD, सेम सर्कल, therefore triangle AOB congruent to triangle COD by SAS। ये देखो दो साइड्स और उनके बीच वाले एंगल्स इक्वल हैं,
जब ऐसे दो ट्राइंगल जिनमें दो साइड्स और उन साइड्स के बीच वाले एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं एसएस कॉन्ग्रेंसी से। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ए बी किसके इक्वल होगा बेटा, सी डी के। ये जो तीसरी साइड है ये भी तो इक्वल होगी अगर कॉन्ग्रेंट फिगर है तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं ओ ए ओसी के इक्वल, ओ बी ओडी के इक्वल, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा, सी पी सी टी। Exercise 5.2. Show that the triangle formed by a chord and the center of the circle is isosceles triangle. ये कहता है कि मैंने एक सर्कल ले लिया और एक कोई भी कॉर्ड ले ली, ये ए और ये बी, और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया इस कॉर्ड्स के एंड पॉइंट को। ये लीजिए, ये लीजिए। Show that triangle formed by a chord that is AB and the center of the circle, इसका मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल और कॉर्ड को जब मैंने ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बनता है। ये तो सिंपल सी बात है। तो कहते हो शो कर दो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। गिवन a circle with center O and AB is a chord. To prove triangle OAB is an आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये शो करना है ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब बेटा, आइसोसेलेस का मतलब होता है ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल हो। कोई भी ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है हम उनको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। प्रूफ, अब देखो OA इक्वल टू OB, सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस, सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है बेटा। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, और एक सर्कल में जितनी भी रेडियस हो सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो क्या हो गया, O इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। So therefore triangle OAB is an isosceles triangle, ऐसा ट्राइंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल हो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ये लो जी, हटाइए। Show that if two such isosceles triangle occurring in the previous question have equal base length, they are congruent to each other. Show that if two such isosceles triangle occurring in the previous question, इसका मतलब अगर एक ही सर्कल में दो isosceles triangle है तो ये कह रहा है कि अगर दोनों की जो बेस लेंथ है अगर वो इक्वल हो जाए तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं।
ये लो, सेंटर ओ, ज्वाइन कर दिया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओ को ए से और ओ को बी से और फिर ओ को डी से और फिर ओ को सी से। ये लीजिए ओ ए। अब देखो क्या बोला इसने, गिवन टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये आइसोसेलेस है तो ओ ए ओ बी के इक्वल होगा एंड ओ सी ओ डी के इक्वल होगा। टू प्रूव ट्राइंगल ए ओ ए बी congruent to triangle COD. Proof. Show that if two such isosceles triangle occurring in the previous question, एक ट्राइंगल पुराने वाले क्वेश्चन का है OAB या AOB और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल COD ले लिया, हैव इक्वल बेस लेंथ, और इसमें और क्या डाल दूं, एंड AB इक्वल टू CD। दोनों ट्राइंगल की जो बेस लेंथ है बेस इक्वल है। यहां ध्यान रखना बेटा, अगर ये एक ट्राइंगल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये बेस कहलाता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो आइसोसेलेस, तो तीसरी साइड को बेस बोलते हैं जर्नली। तो उसने बोला हैव इक्वल बेस लेंथ, इसका मतलब AOB का बेस AB है और COD का बेस CD है। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जो आइसोसेलेस भी हैं और उनकी बेस लेंथ इक्वल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD OA OC के इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। AB इक्वल टू CD गिवन और OB इक्वल टू OD, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB congruent to triangle COD by ट्रिपल S congruency। इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स। एक सर्कल लिया, ये कॉर्ड हो गया बेटा उस सर्कल का AB और ये उसका सेंटर O। अगर मैं सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं
सेंटर से कॉर्ड AB पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, वो क्या थी बेटा? परपेंडिकुलर। मतलब ये जो लाइन है O से निकल रही है, M पे मीट कर रही है, ये AB के परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब दो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होती हैं, लाइंस या लाइन सेगमेंट, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो जब भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। मतलब AM इक्वल टू BM अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है। दूसरी बात, अगर ये कोई सर्कल है और ये कॉर्ड AB है और ये सेंटर है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो AM इक्वल टू BM। तो जब आप किसी भी सर्कल के सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो OM होगी ये परपेंडिकुलर टू AB होगी। A line segment which joining the center of a circle to midpoint of the chord is perpendicular to the chord. अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा, और सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है ये AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो वर्ड होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का बनाए, और बाइसेक्ट का मतलब उसको दो इक्वल हिस्सों में बांटे। यही मेरी थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट था। थ्योरम 4, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो एक सर्कल लिया हमने और एक कॉर्ड ले ली बेटा हमने, और ये सेंटर, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। OM परपेंडिकुलर टू AB। ये जो स्क्वायर के जो सिंबल होते हैं ये 90 डिग्री को शो करते हैं। जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो हम ऐसे स्क्वायर बना देते हैं। स्क्वायर का मतलब ये 90 डिग्री के एंगल है। और फिर हमने किसको ज्वाइन कर दिया? O को A से और O को B से। ये लो, टू प्रूव क्या करना है? OM परपेंडिकुलर टू AB है तो इसका मतलब M मिड पॉइंट होगा, और M मिड पॉइंट होगा तो AM किसके इक्वल होगा? BM के। अब देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO, AMO और BMO, ये AMO आ गया और ये BMO आ गया। अब देखो एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, और ये बेटा 90 डिग्री ईच। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, और देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और फिर आ गया बेटा OM इक्वल टू OM। OM दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, तो देयरफॉर ट्राइंगल AMO कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMO बाय R, पहले 90 डिग्री, फिर ये हाइपोटेनियस आ गई तो H और ये साइड आ गई,
तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से। कौन सी कॉन्ग्रेंसी बेटा? आरएचएस। ये आर, ये आर, ये हाइपोटेनियस और ये एस, ये रही कॉमन साइड, ये रही। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए एम किसके इक्वल होगा? बी एम, सी पी सी टी। और इसका मतलब होता है अगर ए एम इक्वल टू बी एम है तो देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये लो, ये इसकी अपोजिट है। The line joining the center of a circle and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. ये A, ये B, ये O, ये M। M क्या है इसका मिड पॉइंट? अब देखो बेटा, गिवन में क्या है? ए एम इक्वल टू बी एम। क्यों? क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ओ को ज्वाइन कर दिया ए से और ओ को ज्वाइन कर दिया बी से, और ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस है और ए एम बी एम के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और मिड पॉइंट क्या करता है? किसी भी लाइन सेगमेंट्स को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। और ये आ गया कॉमन। अब देख लो, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ए एम इक्वल टू बी एम। क्यों? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम ओ बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्योंकि देख लो, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके और ये कॉमन, तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, और जब तीनों साइड्स यूज हो तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी बन जाती है। तो अब मैंने इसको मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। नाउ ए बी इज अ लाइन। एक लाइन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है, और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। और इसका रीजन लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स। आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? देख लो, आपने खुद मेंशन किया है यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो मैंने इसमें एंगल 2 को हटाकर क्या डाल दिया? एंगल 1, और ये 180, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ये लो जी, एंगल 1 90 आ गया, तो इसका मतलब ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी आ गया। अगर दो लाइंस के बीच में या लाइन सेगमेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका मतलब जब किसी भी सेंटर को किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो जो कॉर्ड होगी, वो सॉरी जो लाइन सेगमेंट होगी वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। मतलब वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी।
Can you explain why the converse of theorem 4 is true? Why does the perpendicular from the center of a circle to a chord of the circle bisect the chord? You can told that angle CMA equal to CMB 90 degree. You need to show that AM equal to BM. 4. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. ये थ्योरम 4 है और ये जो थ्योरम मैंने 5 जो बना रखी है ये आपका पहला क्वेश्चन है. समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन 5.3 में पहला क्वेश्चन यही करना है आप लोगों ने. An isosceles triangle ABC is inscribed in a circle. A, B, C. An isosceles triangle ABC is inscribed in a circle with AB equal to AC. Show that the altitude from A to BC, ये altitude है बेटा, M, from A to BC through the center of circle. ये बताना है ये सेंटर से पास होता है. तो गिवन AB इक्वल टू AC और AM परपेंडिकुलर टू BC और O is center of circle. So to prove AM passes through O. Proof. ये